अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। कौमी असम्बली का इजलास हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वफाकी बजट पर बहस, अहम रहनुमाओं के बयानात और ईरान अमरीका मफाहमत में पाकिस्तान के सफारती किरदार के गिर्द घूमता रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कायदे हज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि महमूद अचकज़ई साहब का एहतराम है, मगर वो तहरीक इंसाफ वालों के दरमियान बैठे अजीब व गरीब लगते हैं। तहरीक इंसाफ की कोई रिवायात एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। वो अजीबो गरीब लगते हैं इनके दरमियान बैठे हुए। उनकी एक रवायत है, रवायात है, मैं उससे अग्री करूं या ना करूं, लेकिन उन लोगों की तो रवायात ही कोई नहीं है। एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने पीटीआई दौर में असम्बली इजलासों के माहौल पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या पीटीआई के हाथ साफ हैं? उनके दौर में पार्लियामेंट में क्या कुछ नहीं हुआ। मुराद सईद मेजों पर दौड़ा करते थे, तहम उन्होंने पीटीआई को मीसाक जमहूरियत की दावत देता कि हम अपना माजी दुरुस्त करते हैं, आप अपना माजी दुरुस्त करें। माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब ने वज़ीर दिफा के कश्मीरियों से मुतालिक रिमार्क्स पर एतराज़ उठाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी राजा परवेज साहब की तायीद की, मगर ख्वाजा आसिफ साहब अपने बयानात पर कायम रहे, जिस पर फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐसा वज़ीर जो कहे कि रावला कोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं और फिर अपनी बात से पीछे भी ना हटे, तो वो वज़ीर काबीना में क्यों है? कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है, कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे के हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? ऐसे में जब पीपल्स पार्टी नून लीग की माशी और कश्मीर पॉलिसीज पर तनकीद कर रही थी, तो वजीर आजम के सियासी मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने पीपल्स पार्टी के सूबाई हरीफ MQM का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि PDM दौर में हमने MQM से वादा किया था कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाएगा। वजीर आजम साहब ने इस पर कमेटी बना दी। MQM के जो दोस्त हैं उनका आर्टिकल 140A से मुतल्लक जो है वो उनके मुतालबात हैं। जब PDM की गवर्नमेंट बनी उसमें भी हमने जो है वो ये बात तस्लीम की थी कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो उसको मौसर और एम्पावर जो है वो किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी एक बनाई है और कहा है कि आप इस कंसेंसस को हासिल करने के लिए जो है वो तमाम जो है वो पार्टीज उनके साथ बात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रद्द-ए-अमल में बल्दियाती इंतखाबात पर कहना था कि जहां जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। इसके बरक्स नून लीग बल्दियाती इलेक्शन करवाने से खौफजदा है। किसी भी आईनी तरमीम लाने से पहले मुतालबा करता हूं कि मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। बिलावल साहब ने MQM को तंबीह की कि हुकूमत उनके मुतालबात पूरा कर रही, उनको लॉलीपॉप पर चलाया जा रहा है। बिलावल साहब ने MQM से सवाल किया कि आखिर आप कब तक लॉलीपॉप पर चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से, कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? अगर हुकूमत वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं, अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आज के ही जब सेशन में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इज़हार ख्याल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अपोजिशन लीडर के हवाले से अचकज़ई साहब को कि वो अपोजिशन में बैठे अजीब व गरीब लगते हैं, हो गए हैं। क्यों हुकूमत को, नून लीग को बिलखुसूस बैरिस्टर साहब, अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब अजीब व गरीब लग रहे हैं? अब एक सीनियर वजीर की तरफ से इस किस्म के जो है वो स्टेटमेंट आना आपके ख्याल में रिडिक्यूल नहीं कर देता है अपोजिशन लीडर की इस वक्त पोजीशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया लीना साहब। नहीं, आई थिंक कि कोई रेडिक्यूल होने या करने की बात नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, आई थिंक एक ना लाइटर नोट बात की गई है कि वो जमात जिसने क्या क्या ताने नहीं दिए, जिनकी नकलें भी उतारी गई जिनकी लीडर की तरफ से, अब उसी जमात का या उसी अपोजिशन जिसमें बरसरे इक़्तिदार जो है ज़्यादा जो उसकी विद द नंबर्स इफ यू स्पीक, वो ज़्यादा PTI बैक्ड या PTI के लोग हैं,
लोग हैं उसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी नुमाइंदगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कर रहे हैं, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जिन अलकाबात से, जिस तरीके से उनको पुकारा जाता था स्टेजेस के ऊपर, और जो बेसिकली जिस तरह रेफर किया जाता था इमरान खान साहब की तरफ से, दीगर इनके पार्टी के लोगों की तरफ से, तो मेरे ख्याल से वो इन इटसेल्फ इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग कि किस तरह जो है, मतलब ये तमाम तर मामला हुआ, और फिर लीडर ऑफ द तो ऑपोजिशन आप मुसलसल वैसे आपकी हुकूमत ये रिमाइंड उनको कराना चाहती है कि आपके लिए क्या कुछ कहा जाता रहा? एब्सोल्युटली। हम तो ये देखें ना, कांस्टेंट रिमाइंडर है, और रिमाइंडर इसलिए होना चाहिए क्योंकि अचकजई साहब जो हैं वो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि एक तो अपनी पार्टी में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था पीटीआई की सफ़ों में जिसको ऑपोजिशन लीडर का जो रोल था वो प्ले वो कर सकते, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ अजय जई साहब को नॉमिनेट करना शायद ये समझ के किया हो कि कोई ये सियासी तुर्क का पत्ता है, लेकिन असल में उसकी हकीकत जो है वो अभी आपके सामने है, और कितना टाइम हो गया है अब, लेकिन कोई खासा जो है वो उस तरह किरदार अदा नहीं कर फिर वो सके। बड़े एजिटेशनल अगेन माय मोड में पर्सनल परहैप्स पीटीआई चाहती है अचकजई साहब को। उन्होंने तो अपनी ऑपोजिशन लीडर का चार्ज जब उन्होंने संभाला तो उन्होंने एंगेजमेंट की बात की थी अपनी पहली तकरीर में, आई क्लियरली रिमेंबर। लेकिन अब वो बड़े एक इसी आपकी जो इस वक्त पार्लियामेंट है और आपकी हुकूमत को गैर कानूनी भी करार दे रहे हैं। आप पे वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने जमहूरी इदारों को जो है वो कमज़ोर किया है। और इसके साथ साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो अब इस बात तक आ गई है कि अगर उनकी तरफ से कोई मौसर एहतजाज नहीं या उसकी कॉल दी गई तो फिर वो शायद दोनों ऑपोजिशन लीडर्स के नाम को भी विड्रॉ कर लेगी। बट आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर साहब, आज ही वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़, आपको याद है, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर मीसाक जमहूरियत की जहां पर वो दावत दे रहे हैं, लेकिन वो साथ ही कहते हैं कि 2024 के अगर इलेक्शंस जो हैं उसकी तहकीकात होंगी तो फिर 2018 की भी तहकीकात होंगी। ये किस किस्म की ऑफर है कि एक तरफ आप मीसाक जमहूरियत, वजीर दिफा आज भी कह रहे हैं मीसाक जमहूरियत आके हमसे दस्तखत कर ले, लेकिन साथ ही पैरेलल ये भी बात कही जाती है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पार्लिमानी निज़ाम को पहुंचाया है। सो जिसने नुकसान पहुंचाया आप उसके साथ बैठना भी चाहते हैं, फिर उसको याद भी दिलाना चाहते हैं कि जी 2018 के भी फिर इलेक्शंस होंगे, तहकीकात उनकी। देखिए, ये बात तो सच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब इक़्तिदार की के उस मनसब पे बिठाया गया, और मैं बड़े केयरफुली इस चीज़ को मैंने वर्ड किया है, और उसकी वजह ये है कि वो कल वज़ीर आज़म भी जिक्र किया कि सबको पट्टे पहना के फिर लाया गया, और फिर जिस तरह लॉयल्टीज तब्दील करवाई गई और जो कुछ हुआ, और फिर जिस तरह इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, आरएमएस आरटीएस का सिस्टम बिठाया गया, 3-3 दिन तक रिजल्ट्स नहीं आए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो एक लंबी बहस, लेकिन ये वजीर आजम ने कहा, और आज भी हम कहते हैं कि अगर आप इस पार्लियामान को कहते हैं कि ये पार्लियामान जाली है और ये इलेक्शन जाली हुए हैं, या मुतनाज़ा इलेक्शन से 2024 के, तो फिर 2018 में भी देखें, उससे पहले भी देखें कि जो धरनों का तमाम तर मामला शुरू किया था 35 पंचर, और फिर उसके साथ मैंने कल भी ये जिक्र किया एक बट प्रोग्राम में, बैरिस्टर मैंने साहब, कि वो कतकलाम चार ये माफी, हफ्तों लेकिन की इक्वेट करना 2018 के इलेक्शंस के साथ, ये तो फिर एडमिशन भी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इवन वजीर आजम की तरफ से। आप भी अभी जब बात कर रहे हैं, सो ये एतराफ है कि 2024 के इलेक्शंस में मुतनाज़ा थे। आप लोग भी जिस तरह से हुकूमत में आए उस पर भी जो सवालिया निशान है वो अपनी जगह इटसेल्फ बहुत वेटेज रखता है। देखिए, मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कोई फ्री फेयर एंड जस्ट इलेक्शंस की कोई बात। मैंने कहा कि जो कहीं कहीं ना कहीं अगर कोई अनोमलीज हैं तो उनको बिल्कुल जो है एड्रेस होना चाहिए, और यही हमने बात की कि अब जो निशिस्त की बात है, जो मुज़ाकरात की बात है, जो आके इकट्ठे बैठने की बात है, उसमें भी यही कहा कि एजेंडा आइटम नंबर 1 जो है वो आप इंतखाबी इस्लाहात को रखें, वो आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को रखें, लेकिन उनकी जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स हैं उसमें वो कहते हैं मैंडेट की वापसी। तो ये देखें ना, इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइब्यूनल्स में ले गए, एक लीगल तरीका है, ट्राइब्यूनल्स ने कई केसेस में फैसला भी दे दिया, अब ये तमाम तर मामला आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज को वंस एंड फॉर ऑल जो है बैठ के आप लोग उसको डिसाइड करने की जरूरत है। सियासी जमातों को इसीलिए आपस में बैठने की जरूरत है कि कुछ कहीं ना कहीं जो है जो रूल्स ऑफ द गेम है उनको डिसाइड किया जाए, जो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, लेकिन उसमें फिर वायलेशन नहीं होनी चाहिए, उनको प्रॉपर्ली सेट कर देना चाहिए, और उसमें फिर पहरा भी देना चाहिए कि ये देखें यहाँ पे ये इसके बाद जो है हमारी ये बाउंड्री है और इसी फ्रेमवर्क में रह के हमने काम करना है, तो उन पे आके बात करें। वहां पे वो बैठने के लिए तैयार नहीं, कहते हैं एचएसएक साहब के पास मैंडेट है इमरान खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात के लिए, लेकिन वो भी बैठने को तैयार नहीं। तो वजीर आजम ने एक नहीं मुतअद्दिद बार ऑफर्स दी, और अभी रिसेंटली आपने कहा कि मिसाक इस्तेकाम की बात की, इस्तेकाम पाकिस्तान की बात की, उन्होंने कहा इसी हवाले से
जो है आपको अगर आगे बढ़ना है तो हमें बैठना नागुज़ीर है। हाँ। लेकिन आज दिन तक जो है वो कोई मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं हुई। स्पीकर भी ऑफर कर गए और एक नहीं 2-3 मर्तबा किया। अब तो कल तो उन्होंने गिला कर दिया। इस सारी बात पे उन्होंने कहा स्पीकर ने टाइम ही नहीं दिया और आज की प्रोसीडिंग्स में भी उन्होंने ये स्पीकर साहब ने बड़ा इस चीज को देखे ना, ही टुक एन एक्सेप्शन टू दिस कि सबसे ज्यादा टाइम जो है ऑपोजिशन के लोगों को मिलता है। लेकिन वो स्पीकर साहब की भी इस बात का जो है रिगार्ड नहीं रखते और ना रिगार्ड करना चाहते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब, कैसे मीसाक जमहूरियत पे आप जब कहते हैं कि ये आके साथ बैठे तो इनका कहीं ना कहीं आपका भी फिर अंदाजा यही है कि इनका कॉन्डक्ट जो है वो फिर दुरुस्त ही होगा कि जिनको आप अपने साथ बिठाना चाहते हैं दस्तखत कराने के लिए। लेकिन आप ये वाली ऑपोजिशन जो है मीसाक जमहूरियत पे कैसे दस्तखत करेगी? ये खुद कहते हैं कि कम अज कम अगर आप हमारी इमरान खान की रिहाई वो नहीं मांगते, लेकिन एटलीस्ट आप मुलाकात तो फैसिलिटेट करवा सकते हैं। मुलाकात तो उनका राइट है, तो मुलाकात के बगैर वो कैसे आके इधर बैठ के दस्तखत कर दें बगैर लीडर से मशावरत किए? नहीं देखें, एक तो अचक ज़ई साहब को मैंडेट दिया है जिसका बरमला जिक्र पीटीआई के अपने दोस्तों ने खुद किया और एक नहीं मुतअद्दिद बार किया और ये कहा कि अचक ज़ई साहब के पास मैंडेट है, खान साहब ने मैंडेट दे दिया। एक तो ये बात। दूसरी बात जो आपने बात की इस हवाले से कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर जो बातचीत होनी है, जो बैठना है, उस पर जो बातचीत करनी है, तो उस हवाले से उनको कंसल्ट करना है, वो बेशक कंसल्ट कर सकते हैं। हमने ये कहा था कि आप कम से कम सियासी अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या सियासी हवालों से जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं उसको वायलेट करना ना किया जाए। आप लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी सिचुएशन मत बनाएं। हाँ। आपकी मुलाकात का कोई इतना इशू नहीं है, मुलाकात हो जाएगी। देखिए सर, मुलाकात के हवाले मुलाकात से पिछले यू ऑलरेडी नो लास्ट 6 मंथ से मुलाकात नहीं हुई है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। कोई फैमिली बुशरा बीबी तक एक्सेस जो था वो भी चोक्ड हो चुका है। सो ये तो एक क्लियर वायलेशन नजर आती है ऑन पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट। एंड माजरत के साथ हमें हर शो पे आपसे यही बात आपके सामने रखनी पड़ती है। एंड वी ऑल्सो नो कि हुकूमत के बजायर तो ऐसा लगता है कि इकदाम से कि उनके कंट्रोल में भी कुछ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल है और ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जहाँ तक आपने रिहाई की बात की, ये मुलाकात के अलावा रिहाई भी मांगते हैं और आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी प्ले कार्ड्स उठा के लेके आते हैं कि उनको रिहा करो। जिसने पार्लियामेंट के दौरान जो बजट सेशन था उसके दौरान मुतअद्दिद बार मैं आपको विद प्रूफ हाँ। दिखा सकता हूँ, जो स्पीचेस हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए और मावराए आइन और मावराए कानून होनी चाहिए। हाँ। बल्कि कल तो अजय जी साहब ने ये भी पूछ दिया कि उसने किया क्या। अब ये भी हमें बताने की जरूरत है कि उसने किया क्या। अब वो 190 मिलियन पाउंड का केस जिसकी अपील भी अब फिक्स होगी 29 तारीख को, सिर्फ वो एक उसने केस किया। सिर्फ एक केस रह गया। कहाँ कहाँ से शुरू तोशाखाना हुआ के था? केसेस 300 केसेस ये की। तोशाखाना केसेस सस्पेंड होगी। तोशाखाना 1 तोशाखाना 2 में बिल्कुल देखिए अदालती एक सिस्टम है ना, एक निजाम है, एक मेथड है, उसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। हमने भी तो इन्हीं अदालतों से, मैं कह के थक चुका कि हमने इन अदालतों से रिलीफ लिया, तो कम से कम इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि मावराए आइन या कानून या अदालत के ऑर्डर के बगैर किस तरह किसी को रिलीज किया जा सकता है। मुलाकात की जो आपने बात की, मोस्ट लाइकली मैंने पहले भी कह दिया था कि वकला की मुलाकात हो जाएगी। ठीक। जहां तक फैमिली मेंबर्स की बात है, मुलाकात को हमेशा जब मुलाकात का कोई ऐसा माहौल बनता है तो अलीमा खान उससे जो है वो सबोताज कर देती हैं और हमेशा वो जानते बूझते सबोताज करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली द इंटेंशन इज वेरी क्लियर नाउ। अगर वाकईतन वो चाहती कि उनका भाई बाहर हो और अदालती केसेस चलें तो इस तरह के ना बयान वो देती, इस तरह की ना वो वायलेशंस करती कोर्ट ऑर्डर की, जिस तरह वो की। कल भी उन्होंने देखे ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है, अंडरटेकिंग दी है सलमान अकरम राय साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा हम 3 बजे 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अडाला के बाहर। तो ये वायलेशन नहीं है तो और क्या है? राइट। एंड येट यू वुड स्टिल ऑफर पीटीआई कि वो आए और मीसाक जमहूरियत जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप बावजूद इसके कि उनके मुतालबात जो है वो हुकूमत भी तस्लीम नहीं कर रही है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके आपके साथ मीसाक जमहूरियत के लिए बैठे हैं। और मीसाक जमहूरियत भी माजरत के साथ वैसे बैरिस्टर अकील साहब, अब वो एक ऐसी तलवार नजर आ रही है बतौर एक प्रॉप की तरह हुकूमत जो इसको इस्तेमाल करती है, जब चाहे वो नियाम से निकाल के उसको हवा में लहराते हैं और उसके बाद जो है वो वापस नियाम में रख दी जाती है। देखिए, नहीं, मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल जो है प्रोग्रेस होनी चाहिए और बातचीत का जो बाब है वो दोबारा खुलना चाहिए। हमने इस हाउस के मामलात को जिस तरह हम देख रहे हैं ऑपोजिशन के साथ, देखें बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशंस हो सकती थी, लेकिन किसका लॉस है? अवाम का लॉस है, पीटीआई का अपना लॉस है। कमिटीज में ये लोग नहीं है, हाउस में ये लोग जो है वो वॉकआउट करके चले जाते हैं। अब इनके कई मेंबर्स, मैं 2-4 मेंबर्स जो फाइनेंस में अच्छे हैं उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा इस दफा फिर आपकी कंट्रीब्यूशन कैसी हुई, क्योंकि इसका एतराफ हुआ कि पिछले साल आपकी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थी फाइनेंस कमेटी में,
कि उन्होंने कहा हमने फलां मेंबर को दे दिया, फलां पार्टी के फलां मेंबर को हमने तजावीज़ दे दी। तो मैंने कहा ये तो कहते हैं कि ये बैठना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए और ये तमाम तर जो तल्खी वाला माहौल है, इससे निकलना चाहिए। तो तो मैंने बजट के यही कहा, लिहाज मैंने से कहा वैसे जितनी उन्होंने तजावीज़ ऑपोजिशन ने दी थी वो कौन सी आपने एक्सेप्ट कर ली, वो सब भी रिजेक्ट ही हुई हैं। बट अब आगे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके इत्तेहादी जो है वो बड़ा शोर मचा रहे हैं। उन्होंने कहा है किसी भी आईनी तरमीम लाने से पहले बिलावल साहब मुतालबा करते हैं कि मुल्क भर में एक तो बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, दूसरा आपके सामने, आई वुड वांट यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस एज वेल, बट बिफोर दिस राना एहसान साहब कल हमारे शो पे थे, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, और उन्होंने ये जो टेलीकॉम बिल है 2026 का, जो कि ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी की जद में चला गया है, इसके हवाले से उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, मैं चाहूंगी आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। पहले सुनिए। इंडिविजुअल राइट की बेसिस पे सोसाइटी की प्रोग्रेस नहीं रुकनी चाहिए, और अगर इंडिविजुअल की राइट को आप प्रोटेक्ट करते हुए सोसाइटी की प्रोग्रेस को आप रोक देंगे, इंडिविजुअल राइट्स वहां एग्जिस्ट नहीं करते अगर सोसाइटी की प्रोग्रेस जो है वो रुकना शुरू हो जाए। जी बैरिस्टर साहब, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर सोसाइटी की प्रोग्रेस को तरजीह देनी है, यही कुछ टेलीकॉम बिल के थ्रू जो है वो करना चाह रही थी मौजूदा हुकूमत? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड with great reverence, I take an exception to this. So मैं with all due respect, I do not agree with this view because जो मामला हुआ, जो थोड़ा बहुत अभाम जिसकी बात की जा रही है, पहले तो क्लैरिटी के साथ ये फाइन वाला उन लोगों के लिए था जिसमें जो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट में जा चुके हों और फिर उसके बाद उसकी पासदारी ना करें। हाँ, एम्बिग्विटी जरूर हो सकती है लैंग्वेज में, जो कि शायद यही आइडेंटिफाई भी हुआ, इसकी तरफ पॉइंट आउट भी किया गया। वजीर आजम ने इस पर कमेटी तश्कील दी है, उसने अपनी रिपोर्ट जो है गालिबन आज जमा करानी है, और उसमें बिल्कुल जो अगर कोई क्लैरिटी है, एक कलेक्टिव विजडम के थ्रू तमाम तर मामला सामने आगे बढ़ेगा। और ये इसमें काफी चेंजेस बट मैं आपको ये बैरिस्टर भी साहब, ये बताऊं कि कलेक्टिव विजडम कैसी कलेक्टिव विजडम है कि इतनी But I'll tell उजलत you, में जो है I'll वो tell एक you, I'll कानून, tell you this एक much. बिल जो है वो आप This नेशनल असेंबली से पास हो जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, उसके बाद एतराफ आईटी मिनिस्टर आके करती है कि लैंग्वेज में जो है मुबिम थी, तो उस पर नहीं, क्लैरिटी होनी इसमें जरूरी है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि आप जरूर देखिएगा कि जो आईटी की कमेटी की प्रोसीडिंग्स हैं, क्योंकि ये बिल इस हैयत में नहीं था, इस शक्ल में नहीं था। आईटी की कमेटी के अंदर भी काफी चीजें चेंज हुई हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी की है, और उसमें वो सारे मेंबर्स, तमाम पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन होती हैं, और उसके बाद ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे आया और ये पास हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कम से कम जो है उसको देखने की जरूरत है कि जब आगे मामलात कमेटी के हवाले से मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और जहाँ पे लॉ है, फिर आपको एक बैलेंसिंग एक्ट देखने की जरूरत है, उसमें ड्रॉ करने की जरूरत है कि क्या किसी के राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज तो नहीं हो रहे। अगर उसमें रीजनेबल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं तो उनको मद्देनजर रखने की जरूरत है। बरकैफ मेरे ख्याल से इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट और वैसे साहब, एक दोबारा तासुर उसमें इससे आसानी ये होगी। पैदा हो गया कि टेलीकॉम सेक्टर परहैप्स एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करके और आप लोगों से ये कानून साजी करवाना चाह रहा था फोर्सफुली। नहीं, ये तासुर गलत है और मैं बिल्कुल आउटराइटली इसको डिनाई करता हूँ, क्योंकि ना ऐसा तासुर होना चाहिए, और ये अगर तासुर है तो ये बिल्कुल सरासर गलत तासुर है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। और इसी के साथ ही बढ़ते एक ब्रेक की तरफ हमारे साथ रहिए।